आज हम इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया एवं महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन की चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन को समझते हैं, जिसे प्रोफेसर लेफ्टविच ने अपने शब्दों में बताया है। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार उत्पादन फलन का अभिप्राय फर्म के उत्पत्ति साधनों और वस्तु एवं सेवाओं के बीच एक भौतिक संबंध होता है। अर्थात यहाँ पे जो उत्पत्ति के साधन हैं वो हमारे इनपुट का कार्य करेंगे और जो वस्तु एवं सेवाएं हैं वह आउटपुट हैं। यानी हम कह सकते हैं द प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट के संबंध को ही हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यानी जैसे ही हम इनपुट में परिवर्तन करेंगे वैसे ही हमारे आउटपुट में भी परिवर्तन होगा। गणितीय रूप से हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ ABCD, जहाँ पर x जो है फर्म का उत्पादन यानी प्रोडक्शन, इसे हम आउटपुट भी कहते हैं, और जो ABCD हैं उत्पत्ति के साधन यानी इनपुट का कार्य कर रहे हैं। व्यवहार रूप से हम प्रमुख रूप से 4 उत्पत्ति के साधन मानते हैं। पहला लैंड यानी भूमि, दूसरा लेबर यानी श्रम, तीसरा कैपिटल यानी पूंजी, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी। भूमि, जिस भूमि पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस प्रोडक्शन में जो हमारे श्रमिक लगे हैं यानी श्रम, उसके बाद पूंजी जो हमने पूंजी लगाया प्रोडक्शन में। एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमी है, उद्यमी का प्रमुख रूप से उसके तकनीकी और उसके साहस को हम लेते हैं, जो प्रोडक्शन फंक्शन में एक प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। सबसे पहले अब हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की चर्चा करेंगे, यानी अल्पकालीन प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन में समय तत्व यानी टाइम एलिमेंट एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें उत्पत्ति के अल्पकालीन उत्पादन अवधि का अभिप्राय उस समय अवधि से है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उन्हें फिक्स्ड फैक्टर्स कहा जाता है। अल्पकाल में केवल लेबर को ही परिवर्तित किया जा सकता है। चूँकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत उतना समय नहीं होता है कि प्रोड्यूसर अपने उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाए। चूँकि उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है और एंटरप्रेन्योरशिप है। तो यहाँ पर जो 3 साधन है उसे स्थिर मान लिया जाता है, और जो श्रम है उसमें केवल हम अल्पकालीन प्रोडक्शन फंक्शन में परिवर्तन कर सकते हैं और उसमें हम परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। यह रहा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की व्याख्या। चूँकि साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं। आगे हम अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी दीर्घकालीन उत्पादन फलन की चर्चा करेंगे। इसमें लंबे अवधि के कारण उत्पादक अपने सभी उत्पादन साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन बढ़ा सकता है। दूसरे शब्दों में यदि हम जानना चाहें तो दीर्घकाल में उत्पादन पैमाने यानी स्केल ऑफ प्रोडक्शन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है, इसलिए इसे पैमाने का प्रतिफल यानी रिटर्न्स ऑफ स्केल कहते हैं। चूँकि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास एक लंबे अवधि का समय होता है और इस लंबे अवधि में यदि उसे प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग करना हो तो वह अपने सभी उत्पत्ति के साधन यानी जो प्रोडक्शन में लगे हुए साधन हैं सब में वह परिवर्तन करके वह अपने प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग कर सकता है। चूँकि वह अपने सभी प्रोडक्शन के साधनों में परिवर्तन कर सकता है, इसलिए इसे पैमाने का प्रतिफल यानी रिटर्न्स ऑफ स्केल कहते हैं। अब हम आगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन अथवा परिवर्तनशील अनुपात के नियम को जानेंगे। अल्पकाल में जब एक फर्म उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर मानकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है, तब उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे उत्पत्ति के नियम यानी लॉ ऑफ रिटर्न्स के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा है उत्पत्ति क्षमता नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम
यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आधुनिक अर्थशास्त्री अल्पकालीन उत्पादन फलन के इन तीनों नियमों को उत्पत्ति का एक ही नियम मानते हैं तथा इसे परिवर्तनशील अनुपात के नियम का नाम देते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री उत्पत्ति के तीनों नियमों को परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीन विभिन्न अवस्थाएं मानते हैं, जो हमने ऊपर अभी जस्ट देखा। क्लासिकल अर्थशास्त्री ने इस नियम को उत्पत्ति के ह्रास नियम का नाम दिया। इस नियम को हम प्रोफेसर स्टगलर के अनुसार समझ सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जब कुछ उत्पत्ति के साधनों को स्थिर मानकर एक उत्पत्ति साधन की इकाइयों में समान वृद्धि की जाए, तब एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन की उत्पन्न होने वाली वृद्धि कम हो जाती है। यानी स्टगलर कहते हैं, जब कुछ उत्पत्ति साधन को स्थिर मान लिया जाए और एक उत्पत्ति साधन की इकाइयों में समान वृद्धि की जाए, तब एक निश्चित बिंदु के बाद जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है वह कम हो जाएगी, यानी सीमांत उत्पादन घट जाएगी। आगे अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से कर सकते हैं। पहला है कुल उत्पादकता, यानी टोटल प्रोडक्टिविटी, इसे हम टीपी कह सकते हैं। टीपी मुख्यतः टीवीएफ पर निर्भर करती है। टीवीएफ जो टोटल वेरिएबल फैक्टर है, टीपी इज द फंक्शन ऑफ टीवीएफ, यानी टीवीएफ में जैसे परिवर्तन होगा वैसे ही टीपी में परिवर्तन हो जाएगा। अगला जो है वो है हमारा औसत उत्पादकता, यानी एवरेज प्रोडक्टिविटी, जिसे हम एपी कह सकते हैं। एपी इक्वल टू टीपी बटे टीवीएफ, यानी टीपी में जब टीवीएफ से भाग कर देंगे तो हमारा एपी निकल आएगा। आगे जो है हमारा वो है सीमांत उत्पादकता, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एमपी। जो एमपी का सूत्र होता है वो टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 होता है। टीवीएफ, टीपी, एपी और एमपी को हम निम्न तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं। टीवीएफ जो हमारा लगातार 9 तक है और एपी हमारा अंतिम 4.2 और एमपी हमारा -6 है लास्ट में, और टीपी हमारा 38 है। देख रहे हैं जब टोटल वेरिएबल फैक्टर 1 है तो हमारा एमपी 6 है और टीपी भी 6 है, यानी टीवीएफ 1 होने पर टीपी और एमपी बराबर है और एपी हमारा 6 है। जब टोटल वेरिएबल फैक्टर 2 होता है तो हमारा एपी 8 होता है और एमपी हमारा बढ़ के अब 10 हो जाता है और टोटल प्रोडक्टिविटी जो होता है हमारा वह 16 हो जाता है। चूँकि टोटल प्रोडक्टिविटी का सूत्र होता है हमारा सिग्मा एमपी, यानी जब एमपी को हम जोड़ देते हैं तो टोटल प्रोडक्टिविटी निकल आती है। जब देख रहे हैं जब टोटल वेरिएबल फैक्टर लास्ट में 9 होता है तो हमारा जो एपी है वह मिनिमम 4.2 और एमपी भी हमारा मिनिमम -6 और टीपी जो हमारा है वह 38 होता है। एमपी में हम देख रहे हैं 3 अवस्थाएं हैं। एक वह अवस्था जो बढ़ते हुए दर से बढ़ रहा है, एक वह अवस्था जो घट रहा है, तीसरा वह अवस्था जो घटते हुए दर से घट रहा है। हम अपने अगले वीडियो में कुछ रेखाचित्र के माध्यम से इन तालिकाओं को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करेंगे।